ज्यादा डिजिटल टूल्स का यूज करें। जो जैसे आपने यहाँ पे सीखे हैं, बहुत जियोजेब्रा आपने सीखा है, आपने कैनवा सीखा है, आपने डिक्टेशन सीखा है, इस तरह के अपने बहुत ही नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और ओईआर और जो टूल्स हैं जो आपके टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट में मदद कर सकते हैं, उनको आपने सीखा है। उनका यूज करके आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, फॉर द असाइनमेंट यू मस्ट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ 9-10 पॉइंट्स हैं जो आपको, जिनका समावेश आपको असाइनमेंट को लिखते वक्त करना पड़ेगा। आप अगर इसको करेंगे, मैक्सिमम यूज अगर इसका करेंगे तो आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा होगा। मिनिमम यूज करेंगे तो वही अच्छा और बहुत अच्छे वाली बात हो जाती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने पहले वाले पॉइंट में दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई एन एजुकेशनल रिसोर्स टूल और एप्लीकेशन, गिव लिंक टू द टूल एप्लीकेशन एज वेल। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने बहुत सारे एप्लीकेशन के आप यूज करके आए हैं पिछले यूनिट्स, कर सकते हैं अगर वो अलाइन कर रहा है। जैसे आप अगर लिख रहे हैं कहीं पे और आपको कोई अच्छी सी पिक्चर लगानी है आपके मुताबिक, आपने वर्ड पे लिखा और आपने कैनवा पे कोई अच्छा सा पिक्चर बनाया, कोई पोस्टर जैसा बनाया, और आपने वो वर्ड वाली फाइल में लिंक कर दिया, तो वो आपके दो एप्लीकेशन को यूज करके आपने कोई एक प्रोडक्ट तैयार किया है। तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और उसका एक लिंक भी डाल सकते हैं। लिंक डालने पे ये भी होता है कि जैसे मैंने अगर असाइनमेंट लिखा है और मैंने बोल दिया कि मैंने कैनवा के यूज करके लिखा है, लेकिन हमने कैनवा का लिंक नहीं डाला है और ना ही हमने कुछ उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, तो ये लगता है कि हमने कैनवा ना यूज करके कुछ और यूज किया है, इसीलिए हम उसका लिंक भी नहीं डाल पाए यहाँ पे। तो आप कोशिश करें कि इसका लिंक भी डालें यहाँ पे। फिर आपको दूसरे पॉइंट्स पे बताना है कि ये एक ओईआर है या नहीं है, यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है या नहीं है। तो आपके इसके बारे में ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें आपकी ये समझ जाननी है कि ओईआर क्या होता है और एक नॉन ओईआर क्या होता है। तो आपको यहाँ पे वो बताना है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पेड है या अनपेड है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो चीज़ आपने यूज़ करी है वो ओईआर है या नहीं है। उसके बाद में आपका आता है कि यहाँ पे कि तीसरा पॉइंट जो है आपका, वो ये है कि आपको ये बताना है कि आपके एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट में ये लाभदायक है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं एप्लीकेशन, जैसे एक फेसबुक का भी आ जाता है, एक इंस्टाग्राम का भी आ जाता है। तो वो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं या फिर ऐसा कुछ टूल्स हैं, हम उनको यूज तो करते हैं, बल्कि एजुकेशन में उनका उतना अहम रोल नहीं है जितना हमारा वर्ड का है, पावर पॉइंट का है, या फिर जियोजेब्रा का है, या फिर कैनवा का है। इतना ज्यादा हम उनको वरीयता नहीं देते हैं इन मामलों में। तो तीसरा हमें ये बताना है कि ये हमारी शिक्षा के लिए लाभदायक या उपयोगी है या नहीं। फिर फोर्थ वाले पे हम जाते हैं, टीच द यूज ऑफ यू टूल्स एप्लीकेशन टू अराउंड 3 मोर पीपल, दे कैन बी कलीग, फैमिली मेंबर और स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे जो आपने, आपके अलावा 3 ऐसे लोग, उनको आपने ये सिखाया हो, इसके बारे में बताया हो, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। आप चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके सहकर्मी जो होते हैं वो हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, जो आगे किसी कुछ लोगों को बता सके। जैसे आपके परिवार के कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो टीचर हो सकते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो आप उनको ये, इसके बारे में आपने बताया, तो बताया तो किन किन लोगों को बताया, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें असाइनमेंट में देनी होगी। इससे ये रहता है कि आप अपने तक सीमित नहीं रखते किसी लर्निंग को, किसी अभ्यास को, बल्कि आप दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। फिर फिफ्थ वाला जो आपका क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट योर टीचिंग। एग्जाम्पल के तौर पे, पिक्चर ऑफ योर स्टूडेंट यूजिंग द टूल, सैंपल ऑफ व्हाट दे क्रिएटेड एक्सेट्रा। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपने जो चीजें क्लास में सिखाई, आपके बच्चों ने किस तरह से सीखी, तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए यहाँ पे कि हाँ, हमने इस चीज को ऐसे ऐसे सिखाया है। जैसे अगर हमने पीपीटी कहीं क्लास में कैनवा से बनाई या फिर पावर पॉइंट से बनाई या फिर जियो जेब्रा के बारे में हमने कुछ बताया, तो हमारे बच्चों ने किस तरह से सीखा,
और उसके क्या क्या सैंपल हैं, उसके क्या क्या जो उसके अगर हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया। मान के चलो मैंने कैनवा सिखाया, तो कैनवा से मैं देख रहा था जब मैंने सेशन दिया था तो कुछ टीचर्स ने बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर्स बना के भेजे थे और पैम्पलेट्स बनाए थे काफी अच्छे। तो वो इस चीज का सबूत है कि आपने उस चीज को फुल थ्रू सीखा है, आपने उसमें कैनवा में इंटरेस्ट अपना दिखाया, आपने नई नई डिजाइन। अच्छा मैंने क्या, मैंने कुछ और बनाया था, मैंने जब आपको सिखाया था वो एक दूसरा डिजाइन था, लेकिन आप लोगों ने जब भेजे हैं मुझे वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन थे। तो मैं ये आसानी से समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने उसको एक्सप्लोर भी किया था। आप मेरे बताए हुए तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आप उसके बियॉन्ड भी गए, आप उसके दूसरे पहलू को भी आपने उसमें देखा कि उसमें और हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दूसरा कलर कैसे यूज कर सकते हैं, दूसरी थीम डिजाइन या फिर लेआउट वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में ही आप लोगों ने वहाँ पे किया, आप लोगों ने खुद से, और उसको दूसरों के सामने शोकेस भी किया, अपने ग्रुप पे शेयर किया तो दूसरे लोगों ने देखा। तो इसी तरह से जो है आप कुछ सैंपल एग्जांपल वगैरह जो हैं आपने, जो टूल्स आपने क्लासेस में या फिर अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग को, अपने टीचिंग्स वगैरह में आपने दिखाए हैं, उसके क्या क्या सैंपल्स वगैरह हैं जो बनाए गए हैं उस वाले टूल से, उनको भी आप उनके स्क्रीनशॉट्स को या फिर उनकी पिक्चर्स को अपने असाइनमेंट में डालने का प्रयास करें। तो उससे ये होता है कि आपका असाइनमेंट बहुत ही वाइब्रेंट हो जाता है, बहुत ही विविधताओं से भरा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने लिखने का भी उसमें एक कंपोनेंट डाला है, आपने उसमें एक पिक्चर टाइप का भी डाला है, आपने कुछ इस तरह की चीजें जब आप डालते हो। कुछ लोगों का मैंने असाइनमेंट्स देखे हैं इससे पहले, उन्होंने हाइपर लिंक किया था। उन्होंने देखा कि ड्राइव में उनके बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, तो उन्होंने मुख्यतः जो चीजें हैं उनको दिखानी चाहिए थी वो उन्होंने वर्ड फाइल में डाली। उसके बाद उन्होंने जब देखा उनके पास बहुत ज्यादा पिक्चर्स हैं, असाइनमेंट में अगर डालेंगे तो बहुत बड़ा असाइनमेंट हो जाएगा, तो उन्होंने इसको सॉर्ट करने के लिए क्या किया कि अपने ड्राइव में वो सारी पिक्चर्स को डाला और उन पिक्चर्स का लिंक जो है अपने असाइनमेंट में हाइपर लिंक कर दिया, या फिर सीधा सीधा लिंक डाल दिया उसमें असाइनमेंट में अपने। तो जो आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर रहता है, जो आपका एग्जामिनर रहता है, वो आपका वहां पे रिफर कर लेता है, वो ये भी देख लेता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से इन चीजों को सहेजा और साक्ष्यों को जो है इकट्ठा किया और उसको कंपाइल करके उसका लिंक एक जगह पे डाल दिया, जिसके बाद में हम उसको रिफर भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स या फिर हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहां पे आपको हाइपर लिंक दिखता है। हाइपर लिंक्स मुख्यतः होता क्या है, उसमें वो चीजें होती हैं जो उस पेपर से या उस पर्टिकुलर जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड होती हैं। तो हमने उस हाइपर लिंक को क्लिक किया तो हमें वो चीजें दिखा देता है। तो इस तरह का भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें हाइपर लिंक भी डाल सकते हैं। अगर ज्यादा पिक्चर्स हैं, आप सोचो कि मुझे तो बहुत ज्यादा दिखाना है लेकिन यहाँ पे तो अगर हम दो डाल रहे हैं तो या तीन डाल रहे हैं तो स्पेस हो जाता है या फिर एमबी बढ़ जाती है हमारे असाइनमेंट की, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। सो इस दशा में हमें यही करना है कि वहां पे हम हाइपर लिंक डाल दें, अपने जीमेल खोल के ड्राइव में चीज़ों को अपलोड कर दें, उसका लिंक यहाँ पे डाल दें और उसके बारे में एक एक लाइन में लिख दें कि ऐसा ऐसा है, और आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। फिर हम अपने फिफ्थ छठे वाले जो हमारा सिक्स जो पॉइंट है उस पर जाते हैं। वो बहुत ही अहम है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह का बताता है कि हम इसको कैसे अपने परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, आने वाले जो टाइम है उसमें हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और वर्तमान में हमने इसको किस तरह से यूज किया है। तो छठा वाला जो है वो रिफ्लेक्शन है आपका, ऑन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग देम द यूज ऑफ द टूल। तो आप अपने स्टूडेंट्स को जो बता रहे हो इसका प्रोसेस क्या है और इसमें कैसे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आसपास की चीजों से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि दैनिक जीवन में आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हमारे अंदर, हमारे दैनिक दिनचर्या में समावेशित हो गया है कि हम उसको देखते हैं, चाहे वो हम मोबाइल चला रहे हो, किसी को फोन कर रहे हो या फिर मैसेज कर रहे हो। आप तो खैर हम लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो हमारा तो डबल ट्रिपल अगर हम देखेंगे तो लोड रहता है टेक्नोलॉजी के आसपास। तो वो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा करता है, हमारे जो टाइम है उसको कम कर देता है और हमारी चीजों को सरदर कर देता है काफी अच्छे तरीके से।
हम लोगों के सामने ढंग से रख पाते हैं और हम कनेक्ट करके देख भी पाते हैं और उससे सीख भी पाते हैं। तो आपको जो टूल्स आपने सिखाए हैं उनका प्रोसेस क्या रहा है और उनका आसपास से कनेक्ट कैसा रहा है, उनसे बच्चों ने कैसे रिफ्लेक्ट किया है और आपने पढ़ाते वक्त कैसे रिफ्लेक्ट किया है, उसके बारे में एक छोटा सा नोट ये लिखना है। फिर आपको उसके अंदर फर्दर 3 पॉइंट्स हैं उनके बारे में लिखना है। वो है व्हाट हेल्प देम लर्न, ऐसा क्या था जो उनको मदद किया इस वाले टूल को सीखने में, जो आपने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया हो, अपने कलीग्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाया हो, तो उनको क्या चीज मदद की इस वाले टूल को सीखने में, जो भी टूल आप सेलेक्ट कर रहे हो। फिर उसमें दूसरा पॉइंट है व्हाट वाज डिफिकल्ट, व्हाई, हाउ टू ओवरकम दिस। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ टूल्स जो हैं बहुत ही हमें थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी लगते हैं कि हम इससे पहले उन चीजों को समझे नहीं होते हैं। इससे पहले हमारे आसपास वो चीजें घटित नहीं हुई हैं, या फिर हमें इससे पहले किसी ने उन चीजों को नहीं बताया है। तो टेक्नोलॉजी का जो सबसे अहम एक रोल है वो ये है कि जब तक आप करके नहीं सीखते हो तब तक आपको बड़ी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि आप कोई भी काम है, टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, अगर आप दूसरी भी चीजें हैं, खाना बनाने का एक एग्जांपल ले लें। आप अगर सिर्फ किताब में देख के ही आप उसको करते जा रहे हो, तो वो मर्द मूवी में शायद नहीं, कुली मूवी में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन कुछ करता होता है और वो कुछ करते करते कुछ और करने लगता है। तो जब तक हम खुद से नहीं करते हैं तो हम कुछ और करने लगते हैं। तो हमें थोड़ा सा खुद से करने की भी जरूरत रहेगी यहाँ पे। वो हमें ये बताएगा कि कहाँ पे हमें डिफिकल्टी आ रही है और क्यों आ रही है, और इसको हम दूर करने के लिए जो बेस्ट मेथड हमारे पास है वो क्या हो सकता है। इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, हम ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इन पे डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, इससे कैसे निपटा जाए। तो इस तरह की चीजें जो है वो भी आपको लिखना है कि इस वाले टूल को यूज करते वक्त आपको कौन सी दिक्कत आई और वो क्यों आई। कभी कभी जो है दिक्कत किसी किसी की ये आती कि असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रहा था। असाइनमेंट अपलोड क्यों नहीं हो रहा था, कोई ना कोई कारण होता है। तो इसमें रहेगा और उसमें आपने उसको ओवरकम करने के लिए, इसके निवारण के लिए आपने कौन से हथकंडे यूज करें, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप उस असाइनमेंट में बताएं। फिर तीसरा जो है एक पॉइंट ये है, तीसरे में आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट वाज द टीचर्स रोल एंड लर्नर्स रोल लाइक। इसमें ये पूछ रहे हैं कि इस सीखने वाले का रोल क्या रहा है और सिखाने वाले का रोल क्या रहा है। ठीक है, आप इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो थोड़ा सा, आप अपने थोड़ा सा इसमें विचार डाल सकते हो कि कैसा होना भी चाहिए और उनका कैसा होना चाहिए। आप इसमें भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करोगे तो और भी मजा आएगा इसमें असाइनमेंट में। फिर अगला पॉइंट इसमें ये है कि व्हाट दिस आर स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग। ये क्या, ये जो थे स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग थी या फिर लाइक कॉमन थी, इसमें कोई भी इस तरह से सीख सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि वो जो छात्र केंद्रित थी या फिर कोई ऐसे काम कॉमन लोग जो हैं वो उसको सीख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट सीखेंगे तो वो अपने जो हैं दूसरी लर्निंग्स हैं एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में उससे कनेक्ट कर सकते हैं। वो भी एक पॉइंट है। फिर दूसरा है हाउ कैन इट बी मेड स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। इसको स्टूडेंट्स के द्वारा चलाए गए जो सीखने का एक्सपीरियंस अनुभव होता है उसमें जी कैसे फिट बैठता है, इसमें भी आपको थोड़ा सा अ, अ, उसमें भी कुछ लाइंस लिखने की आवश्यकता रहेगी। इसको और जो है स्टूडेंट सेंट्रिक कैसे बना सकते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा लिखिएगा इसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये वाले 3 पॉइंट्स जो हैं अहम है, और लाइक दूसरी तरह से ये भी अहम है। तो इसमें क्योंकि ये लेंदी था तीसरा वाला, तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज हम लास्ट में भी एक थोड़ा सा टाइम रखेंगे जिसमें आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पूछें, और हमें खुशी होगी आपके आंसर्स देने में। फिर सेवेंथ वाले पॉइंट पे हम आते हैं, पुट द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस इन अ डॉक्यूमेंट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है डॉक्यूमेंटेशन का। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ हमारे मस्तिष्क में चलती होती हैं, कुछ हमारे हमें लगता है कि देखो हम ये भी कर सकते हैं, इसके साथ में ये भी कर सकते हैं, बट वो कहीं पे कंपाइल नहीं होती, वो कहीं पे उनका एक क्या बोलते हैं, उनका एक संगठित नहीं होती हैं। तो उस संगठित करने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है।
तो चूंकि आप लोग डिजिटल कॉम्पिटेंसीज वाला ये असाइनमेंट कोर्स कर रहे हैं, तो हम आपसे हमारी अपेक्षा आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोग कंप्यूटर पे लिखें। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग dictation.io वाला एक मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसको टाइप करके भी लिख सकते हैं। जैसे एक मैम उस टाइम मुझे पूछ रही थी, सर गूगल ट्रांसलेट जो रहता है उसमें भी हम टाइप करके लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर आप वहां से कॉपी करके कहीं डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में वो असाइनमेंट आ जाएगा। तो आप उसको डॉक्यूमेंट करना सीखें, तो उसको डॉक्यूमेंट करें अच्छे से, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा आपका डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट होना भी अपने आप में एक डिजिटल टूल को यूज करना है। जैसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, इसके अतिरिक्त अगर आप अपने जो वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर गूगल डॉक्स है, इन टूल्स पे आप अगर अपने असाइनमेंट्स को लिखते हैं, तो ये आपके लिए इजी रहेगा कि आप यहाँ पे हाइपर लिंक भी कर सकते हो, जो मैं बता रहा था, ड्राइव का लिंक भी डाल सकते हो। कुछ आप यूट्यूब का कुछ आपको अगर वीडियो रिफर करना है, या फिर आपने अपना कुछ वीडियो क्लास में बनाया है बच्चों को उस वाले टूल को समझाते हुए, पढ़ाते हुए, या फिर बच्चे जो है उस वाले आपके जो छात्र हैं वो उस वाले टूल को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसके आपको उदाहरण दे रहे हैं, कुछ सैंपल हैं आपके पास, तो आप उसको यूट्यूब पे डाल के उसका लिंक भी वहां पे डाल सकते हैं। तो वो आपका इसलिए भी बोल रहा हूँ कि वो आपका बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 7th वाले में कि आपको एक डॉक्यूमेंट में डालना है, जो सारे ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को आपको डॉक्यूमेंट में डालना है। 8th वाला क्वेश्चन जो है, वो जो हमने बार बार उसको हमने दोहराया भी है, वो ये है कि हमारा असाइनमेंट 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें आप जो है बहुत सारे टूल्स को यूज करने वाले हैं, उसके एग्जांपल्स भी डालोगे। यहाँ पे हमने आपसे ये भी अपेक्षा की है कि आप इसमें फोटोज को भी डालें। तो जो चूंकि आप फोटोज डालेंगे, आज के टाइम पे फोटो जो है उनकी जो स्पेस है वो ज्यादा होने लगा है, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल है उनमें बड़े बड़े कैमरे होते हैं, तो वो उनका जो फोटो प्रोड्यूस करने की क्षमताएं हैं वो ज्यादा MB में होती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डाल दिए, और यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल PDF या फिर ABCD PDF करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जो फ्री वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप उस असाइनमेंट को अपलोड करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं, आप उसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने पे क्या होगा कि वो आपकी MB कम हो जाएगी। जैसे अगर आपने देखा, आपने असाइनमेंट बना लिया और उसको सेव कर लिया, फिर आप प्रॉपर्टीज में गए, आपने चेक किया कि ये 8 MB का, ये 7 MB का, ये 6 MB का है, तो उस दशा में आप क्या करें, तो आपको लगेगा कि देखो 5 MB से ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो उस दशा में आपको सिंपली ये करना है, आप स्मॉल PDF वेबसाइट, या फिर इसका लिंक मैं अभी चैट में डाल दूंगा, ABCD PDF है, स्मॉल PDF है, टाइनी वाउ है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इसको ये स्मॉल PDF करके है, इसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ, जहाँ पे आप अपने PDFs को छोटा कर सकते हैं। ये फ्री हैं, बहुत अच्छे सॉल्यूशन है ये। आप सीधा सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देंगे उस चीज को, और वो आपको कंप्रेस करके दे देगा। और या फिर ऑनलाइन कंप्रेसर बहुत सारे रहते हैं, या फिर ABCD PDF जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये abcdpdf.com है, इसमें बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, हजारों टूल हैं इसमें। आप देखोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट से PDF बना लोगे, PDF को एडिट कर लोगे, PDF को कंप्रेस कर लोगे, यहाँ पे उसको स्प्लिट कर लोगे, PDF से PNG बना सकते हो, PDF से JPG बना सकते हो। तो बहुत सारे यथा जो है आपके यहाँ पे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, जो आपको सही लगे, जिस चीज की आवश्यकता हो, आप सिंपल एक वेबसाइट से ही इस चीज सारे काम को कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट में ही। अच्छा, हम अपने सेशन में थे, तो यहाँ पे जो 8th वाला है वो आपका PDF में ही होना चाहिए आपका असाइनमेंट। आप यदि वर्ड में लिख रहे हो तो आप उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर जब जिस तरह आप अपने अगर कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर में जब आप सेव करने जाते हो, उससे पहले एक ऑप्शन रहता है कि आप किस में सेव करना चाहोगे। आपको यदि आपको PDF में करना है, यदि आपको वर्ड फाइल में करना है, तो आप आसानी से वहां पे उस ऑप्शन को चूज करके आप उसमें सेव कर सकते। तो इसी तरह से जो हमारा 9th वाला है वो फाइनल है,
उसके बारे में यही है कि आपको वो अपलोड करना है, दैट्स ऑल। कैसे अपलोड करना है इसके, अच्छा आप देखोगे यहाँ पे जो असाइनमेंट के लिए जो आपके दिशा निर्देश जो लिखे हैं वो हिंदी में भी लिखे हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है एक वाले पॉइंट में, तीसरे वाले में, इसको हम अभी सुधार देंगे इस वाले सेशन के बाद में। तो बाकी चीजें सही हैं लगभग, और हम इसमें कोशिश करेंगे कि हिंदी में कहीं पे कोई भी त्रुटि ना रहे, सो दैट आप लोग आसानी से चीजों को समझ पाएं और उसको आसानी से क्रियान्वित कर पाए। तो हम ये ट्राई करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यूनिट 4 असाइनमेंट, आपका ये यूनिट 4 में है। यहाँ पे आपको एक फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपके असाइनमेंट की फाइल होगी। ठीक है, वो कौन सी फाइल होगी? जो पीडीएफ में होना चाहिए, जो 5 MB से कम होनी चाहिए, और वो आपको सेलेक्ट करनी है। एक चीज और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम है, ध्यान देने लायक, वो ये है कि असाइनमेंट जो है उसको सबमिट करने से पहले जो भी फाइल है उसको अपने नाम के अनुसार रिनेम कर लें। जैसे मेरा शान मोहम्मद के नाम से अगर कोई फाइल है, मैंने असाइनमेंट किया है, तो मैं पूरा अपना नाम लिखूंगा, शान मोहम्मद यूनिट 4 असाइनमेंट, इस तरह से। तो वो हमें इसलिए मदद करता है, एक तो जो हमारा प्रोफेशनल एक बिहेवियर होता है उसको दर्शाता है। दूसरा, जो आपका मूल्यांकन करता है कोई एग्जामिनर या फिर कोई आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर, उसको बड़ी आसानी होती है कि सो एंड सो व्यक्ति ने या फिर किसी हमारे लर्नर ने इस वाले असाइनमेंट को अपलोड किया है, और उसको बाखूबी जो एक तरीका होता है उसके अनुसार उन्होंने उसको रिनेम किया है, उसको उसका नामकरण किया है। तो एक बड़ी जो पॉइंट है, आप चाहें तो उसको नोट कर लें कि अपलोड करने से पहले जैसे यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट फाइल करूंगा तो ये सीधा हमें कहीं लेके जाएगा, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, हमें अपलोड करना है। तो अपलोड करने से पहले यहाँ पर रीनेम का भी ऑप्शन आता है, आप राइट क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको वो भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक प्रोफेशनल आपका जो एटीट्यूड है उसको भी दर्शाएगा। दूसरा, जो आपका एग्जामिनर आपकी असाइनमेंट को चेक कर रहा है वो आपको भी मदद करेगा, उनको भी मदद करेगा बेसिकली। और इसको हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख गया है अपलोड शान एम लिटिल प्रिंस पीडीएफ। चूंकि ये एक बुक है तो मैं उसका नाम भी रखना चाहता हूँ, नहीं मुझे ढूंढने में कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको कर दिया। करने के बाद में आपने यहाँ पे जो दिख रहा है अपलोड शान एम लिटिल प्रिंस डॉट पीडीएफ, इस पे क्लिक करना है आपको, और ये आपका अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी अपलोड हो चुका है। तो ये एक तरीका है अपलोड करने का, इस तरह से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे लाइक श्वेता और निखत, वुड यू लाइक टू टेक ओवर? इससे पहले मैं एक बस यस मैम। क्लैरिफाई करना चाहूंगी। रश्मि जी, आपने पूछा कि जब आप टीच द यूज ऑफ टूल बता रहे हैं तो क्या आपको पूरी प्रक्रिया टूल की जितनी भी स्टेप्स हैं यूज करने की वो बतानी है? तो नहीं, जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं वो आपने कैसे सिखाया। आप एक क्लासरूम में आपने जैसे लेसन प्लानिंग की करी, आप कैसे सिखाएंगे? क्या आप उन्हें एक्सपेरिमेंट करने को बोलेंगे? क्या आप उन्हें बोलेंगे कि आप टूल यूज कीजिए, जब आपको दिक्कत आए तब आप मुझसे पूछिए और तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी? क्या आप ये बताएंगे कि क्या आप उन्हें पहले एक ओवरव्यू देंगे और फिर उन्हें बताएंगे कि अच्छा अभी ये स्टेप्स के साथ आप कीजिए? तो इस प्रक्रिया को जिस तरह से आप उन्हें सिखाएंगे, जैसे यूज ऑफ टूल बताएंगे, किस तरह से बताएंगे? क्या आप उन्हें कनेक्शंस देंगे कि आप इसे अपने प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हैं या नहीं? क्या आप इन बातों को नजर रखेंगे? किन बातों को आप नजर में रखेंगे जब आप सिखाएंगे? इस पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो हाउ टू यूज द टूल का पूरा जो टूल का यूज है वो हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते हैं, और इस पे हम पहले यूनिट में काफी बार बात कर चुके हैं। ये भी हो सकता है जो आप टूल्स बता रहे हैं वो साइबर बुलिंग, या जैसे निखत ने जैसे लास्ट टाइम सेशन लिया था उस पे, या उसके पहले जो
अलग अलग टूल्स हमने दर्शाए उस पे हो, या आपने जो टूल्स यूज किए हैं उस पे हो। कोविड के टाइम पे कोविड ऐप को यूज करने पे भी कुछ टीचर्स ने बताए हुए थे। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लर्निंग एंड डिजिटल कॉम्पिटेंसी के ऊपर है कि आप कैसे डिजिटल साक्षरता पा सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो सिखाने की प्रक्रिया ये बतानी है। पूरे टूल्स की यूज जरूरी नहीं है, और वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में जाके वो टेक्निकल पेपर बन जाएगा, उस पे ये कोर्स उसके लिए नहीं है। और कोई अगर शंका हो तो प्लीज टाइप कीजिए या अनम्यूट कीजिएगा, बट या ओवर बैक टू यू श्वेता एंड। ये भी बताना चाहूंगी कि आप में से एक ने पूछा कि हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया है तो हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो बाकी जितने भी यूनिट्स थे उनमें जो असाइनमेंट्स थी वो मशीन ग्रेडेड थी। हमने जो आंसर्स दिए हुए थे उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिले हुए हैं। लेकिन ये जो है ये क्वालिटेटिव है असाइनमेंट, इसके 30% है, और ये हम करेक्ट करेंगे जिसकी फैकल्टी बेसिकली ग्रेड करेगी और मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये मार्क्स कोर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि हमारी रेगुलर असेसमेंट के पैटर्न्स होते हैं, सारे इकट्ठे होके जमा होके हम सबके असेसमेंट करके मार्क्स दे देंगे, एंड हम उस पर आपको मेल और मैसेज भी कर देंगे कि मार्क्स अभी प्लेटफॉर्म में दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। या सो जस्ट टू क्लैरिफाई कि आपको इस असाइनमेंट के मार्क्स तुरंत नहीं दिखेंगे, अनलाइक ऑल द अदर असाइनमेंट्स। मैम मैं इंदौर डाइट से बोल रही हूँ। जी मैं सुरेखा जी। पूछना चाह रही हूँ कि 24 मई जैसा उसमें बता रहे हैं लास्ट डेट है, वो 24 मई है, मतलब वो जो 70% कोर्स करना है उसकी 24th में। आपको एक्सटेंशन चाहिए क्या? नहीं नहीं, मेरा 50% हो चुका है और उसके आगे भी मैंने किया है, पर मैं ये असाइनमेंट करने का 24th लास्ट है या जो ऑनलाइन हाँ, हमको कर रहे हैं उसका 24 नहीं लास्ट? नहीं, दोनों ही मिला के, असाइनमेंट और ऑनलाइन दोनों ही मिला के 24th लास्ट डेट थी। तो एक हफ्ते और मतलब बेसिकली था। लेकिन अगर आप कह रहे हैं 24th इज अ वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे, अगर आप कह रहे हैं कि आपको 2-3 दिन और की मोहलत चाहिए तो वो हम दे सकते हैं, लेकिन सैटरडे या संडे से आगे नहीं दे पाएंगे। हाँ, मतलब अगर इतना और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि डाइट में दूसरे काम भी रहते हैं, तो हाँ उसके जी, साथ साथ थोड़ा क्या होता है, टेक्निकली हम लोग उतना साउंड नहीं होते, तो हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन वर्ड्स में हम लोग कर लेंगे, लेकिन बाद में फोटोग्राफ से ये है तो हमको हो सकता है हेल्प भी लेनी पड़े, है हाँ ना? जी। तो तो जैसे पहले जो स्केच अगर आपको निकट का सेशन याद है तो निकट में बस हमने पीडीएफ से शुरुआत इसीलिए की थी क्योंकि बिल्कुल हमें पता था कि अंत में पीडीएफ आएगा। तो या तो हम वो आपके पास वो मॉड्यूल्स भी रहेंगे, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो हाँ बिल्कुल we'll just formally announce it। मुझे थोड़ी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि संडे तक, मतलब 24 we can extend it till that Sunday। ठीक है, हाँ, तो नहीं फिर वैसे मैं हम लोगों ने पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करना भी सीखा है। इसके पहले भी एक हुआ था जिसमें जी स्केचबुक में हम लोगों का ओरिएंटेशन हुआ था, जी जी वो उसमें भी हमने काफी स्केचेस बनाए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो थोड़ा टाइम रहेगा तो ज्यादा अच्छे से करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल, है उतने टाइम ठीक है। तक हम फास्ट ही करके। हाँ जी, तो हम वो देख सकते हैं। हम बस मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं वो फॉर्मली जिसमें परमिशन लेके वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बता के हम करा देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। है तो ना? लेकिन संडे से ज्यादा नहीं। हाँ जी बिल्कुल, संडे ओके रात तक। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। और किसी को और कोई डाउट्स, या श्वेता या निखत मैं कुछ भूल रही हूँ जो आप ऐड कर जोड़ना चाहेंगे, और कोई जो आपकी एक्सप्रेशन हो, क्योंकि अगली जो हफ्ते हैं हमने सोचा कि फ्री रखें
अगर आपको कोई डाउट्स हैं असाइनमेंट को लेके ही नहीं, कोर्स में किसी भी बात को लेके, तो अगर आप बात करना चाहें तो हम वो सेशन रखेंगे, लेकिन वो डाउट सॉल्विंग के हिसाब से रहेगा। तो अगर किसी को डाउट्स नहीं है तो वो सेशन नहीं रहेगा इन दैट सेंस, वैसे ही हमने सोचा था। तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी बात पे और कुछ बताएं तो वो भी आप बता पाएंगे। So that's it. एक चीज को मैं ऐड करना चाहूँगा। ये जो आप कोर्स को असाइनमेंट सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे 4th यूनिट के बाद में आपको एक सर्वे का फॉर्म आएगा। चूंकि बहुत सारे लोग जो है इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, तो उस फॉर्म को प्लीज सारे लोग भरें कोशिश करके, क्योंकि वो फॉर्म जो है ये भी बताता है कि आपकी लर्निंग्स कैसी रही हैं, आपका नज़रिया इस वाले कोर्स को लेके कैसा रहा है, और इसमें क्या क्या जो है अहम जो है बदलाव आप चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे सजेशन आप दे सकते हैं जो हमें मदद कर सकें। तो हम बहुत ही हमें प्रसन्नता होगी कि आप अगर जो है सारे सर्वे फॉर्म को भरें। मैम कुछ कहना चाह रही हैं हाँ हाँ, इस वाले में? यस मैम। और उसमें आप बेझिझक लिख सकते हैं कि आपको क्या और चाहिए था और क्या कमियां रही, वो भी आप बता सकते हैं। हम हर बार उन फॉर्म्स को बड़ी उत्सुकता से, जैसे शान ने कहा, देखते हैं सीखने के लिए। हम खुद सीखना चाहते हैं। हर बार हमने ये कोर्स, इस पर्टिकुलर कोर्स में हमारी तब्दीलियां सबसे ज्यादा रही हैं। हमने हर बार जब ये कोर्स चलाया है, हमने इस कोर्स में कोई ना कोई तब्दीलियां की हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ने हमेशा कुछ ना कुछ और मांगा है। हम हमेशा उनकी मांग मांग जो भी मांग थी वो हमेशा हम पूरी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक एकेडमिक कोर्स के वजह से एक यूनिट्स रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, एक टाइम की रिस्ट्रिक्शंस रहती है, वो सीमित रहते हैं, हम किसी चीजों में बंधे रहते हैं। लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं, जैसे कि अभी हमने कोर्स में, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंकस्केप जियोजेब्रा वगैरह था, लेकिन हमने आयो, डिक्टेशन आयो और बाकी कैनवा, कहूट वगैरह इसमें इसलिए ऐड किया था क्योंकि आपके ही कुछ सहकर्मी थे डाइट वगैरह से, जिन्होंने कहा था पहले रन में कि ये ऐड होनी चाहिए, कि आज की जरूरत है, और जो मोबाइल बेस्ड होगा उस पे होगा। तो आप प्लीज वो फॉर्म जरूर भरिएगा। वो फॉर्म अभी तुरंत अवेलेबल नहीं है, हम वो अवेलेबल कराएंगे अगले हफ्ते, लेकिन वो फॉर्म हमें बहुत लाभदायक रहता है और आपकी जो आगे सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक यू शान फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। एंड नीतू जी, सिर्फ 4 यूनिट्स हैं। या आप कह रहे हैं कि 4 यूनिट्स ही है क्या? काफी लोग कहते हैं कि 4 यूनिट्स है क्या? तो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्पेक्ट्रम कि आप में से कैसे अलग अलग लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लेके आते हैं, तो इससे भी हमें सीख मिलती है कि और क्या हो सकता है। अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते आ, आपका कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी अनुषा मैम और पूरी टीम है, आपकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किया था और ग्रुप में भी दिया था कि उनका प्रोग्रेस बार शो नहीं कर रहा है, सिर्फ 70% तक रुक गया है। तो आई होप आपको उनका जवाब मिल गया है अनुषा मैम से, या फिर अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो उनका और जवाब। हाँ, और अगर आप ग्रुप में पूछें तो मुझे जरूर यकीन है कि आपकी शंका दूसरों की भी शंका होगी, तो आप जरूर बेझिझक ग्रुप में पूछें। अगर निकट तुरंत जवाब नहीं दे पाएगी तो हम में से कोई एक जरूर जवाब देगा। तो इट्स ग्रुप, उसीलिए एक समूह बना है। ये कोर्स खत्म होने के बाद और भी कोर्सेज हैं, और
अगर आपको और कोई जानकारी इस कोर्स के अतिरिक्त भी और कोई जानकारी या कुछ और जानने की जरूरत है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आज के लिए कोई सवाल नहीं है तुरंत। ओईआर के बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल अंजलि जी, ओईआर के बारे में हम जरूर बता सकते हैं। प्राइमरीली हमने इसलिए इस पे इतना जोर नहीं दिया था क्योंकि आज की जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि सब कुछ मुफ्त रहे, फ्री रहे। लेकिन जब हम एक किसी चीज को हम फ्री कहते हैं, उस पे एक वीडियो भी है लेकिन मैं बस आपको फिर से दोहरा रही हूँ। जब हम किसी चीज को मुफ्त कहते हैं तो मुफ्त की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। फ्री विद अ कैपिटल एफ एंड फ्री विद अ स्मॉल एफ में बहुत फर्क है जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। गूगल आपके लिए, हमारे लिए मुफ्त है यूज करने के लिए, लेकिन गूगल में जब हम गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो हम कुछ उन्हें देते हैं, हमारा वक्त तो देते हैं लेकिन उसके अतिरिक्त हम हमारी जो डेटा है वो देते हैं। तो गूगल, जैसे ही आप किसी देश में रहें, आपकी जो गूगल के मेल हैं, आजकल मेल्स में जीमेल अगर आप खोलते हैं तो गूगल आपको खुद बता देता है कि आपको क्या आंसर देना चाहिए। तो वो बता देता है कि इस मेल में, मैं मेल खोलने से पहले मुझे 3 ऐसे अच्छे छोटे बॉक्सेस आ जाते हैं जिसमें मुझे सेलेक्ट करना होता है, अप्रूव्ड, गेट बैक टू यू ऑन दिस लेटर, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री, ऐसे वाले कुछ बॉक्सेस आते हैं। और गूगल भी अपने आप को बहुत अच्छे से अडेप्ट करता है कि मैं जिस तरह के आंसर्स देती हूँ उन्हीं तरह के आंसर्स वो बताते रहते हैं। तो जैसे मेरे आंसर्स बदलते हैं तो वैसे गूगल के ऑप्शंस भी बदलते हैं। बहुत, मतलब मुझे कभी कभी मैं देखती हूँ कि मैं मेल ही क्यों पढ़ रही हूँ, एक लंबा चौड़ा मेल है जिसमें अप्रूव या नॉट अप्रूव की बात हो रही है, तो उसमें बस मुझे बताया गया कि अप्रूव करो या नॉट अप्रूव करो, गूगल बताता है कि आप चुनो। तो ये जो आपकी मेल्स हैं, ये जब गूगल पढ़ता है तो ये फ्री रिसोर्स, फ्री ईमेल सर्विस में आपको दिया जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली दे आर यूजिंग दिस डेटा, तो वो एक फ्री रिसोर्स है। लेकिन आप अगर मोजिला फायरफॉक्स में करेंगे वही बात, या आप, हमने डक डक गो के बारे में बात की थी, ऐसे और अतिरिक्त ब्राउजर्स हैं जहां पे आपकी डेटा कभी स्टोर नहीं होती, जो मतलब सर्वर में और जहाँ पे यूज नहीं होता। तो वो डेटा जब आपकी यूज नहीं हो रही तो फिर वो बिल्कुल ओपन है, जो फ्री है। आपको कोई, आपसे कोई जानकारी नहीं ले रहा, आपसे आपकी जानकारी कोई स्टोर नहीं कर रहा और किसी और को बेच नहीं रहा, राइट? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ एजुकेशनल रिसोर्सेस में। तो जब हम YouTube जाते हैं तो YouTube हमारी पसंद नापसंद को अच्छे से नजर उस पे डालता है, हमें सजेशंस भी देते हैं कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। हम गूगल मैप्स यूज करते हैं तो गूगल मैप्स हमें बहुत आसानी से बताता है कि हम 5 साल पहले कहाँ गए थे, 2 साल पहले कहाँ गए थे, कब यहाँ पे आए थे लास्ट। लेकिन अगर आप वही OSM, ओपन स्ट्रीट मैप्स, अगर आप यूज करते हैं जो ओपन रिसोर्सेस में आता है, तो उसमें आपकी जानकारी उसमें स्टोर नहीं होगी, आपको वो टाइमलाइन नहीं मिलेगा, आपको वो इंस्टेंसेस नहीं मिलेंगे और आपकी वो ओपननेस नहीं रहेगी। तो हमें ये तय करना है कि हमारी प्राइवेसी कहाँ पे सीमित है और कहाँ पे हम कहाँ तक अपनी प्राइवेसी के बारे में थोड़े खुले दिमाग लोगों को पता चले तो चले काइंड ऑफ एस्पेक्ट से रहते हैं। ऑब्वियसली बड़ी डेटा कंपनीज, बिग डेटा कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज बिग डेटा पे ही यकीन करते हैं, उन्हें वो डेटा चाहिए। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस जैसे कि जियोजीब्रा है, जैसे कि
आपकी आप जियोजीब्रा और गूगल लेंस के बारे में अगर आप डिफरेंशिएट करें तो जियोजीब्रा आपको एप्लीकेशन दे देता है, उसके बाद आपकी कोई परेशानी नहीं रहती, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आते, आप जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको कभी नहीं टोकते रोकते। लेकिन काफी बार जब हम कोई टेक टॉक्स या यूट्यूब वीडियो, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस वगैरह जाते हैं, TED.com में जाते हैं या कहीं और जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव पीसेस आ सकती हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि उन्होंने हमें दे हैव गिवन सर्टेन ऑप्शंस कि ये क्रिएटिव कॉमन्स सीसी बाय, आपको काफी बार दिखेगा कि ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है या ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस सीसी बाय का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर है। इसका क्या मतलब है? जिसने बनाया विकिपीडिया फॉर इंस्टेंस, जिसने बना से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, और अब वो आपसे मांग भी नहीं रहे हैं कि आप इसी प्रकार यूज करें। तो विकिपीडिया कम्स इन अंडर सीसी बाय 3.0 ऐसे जनरली, तो वो जो भी उसमें हम दर्ज करते हैं वो कोई और यूज कर सकता है, बस आप उन्हें क्रेडिट दे दीजिए, आप बता दीजिए कि आपने विकिपीडिया से उठाया है, ये यूआरएल से आपने उठाया है। ऐसी भी चीज बनती हैं जो लोग कहते हैं कि आप यूज कर सकते हैं। आप क्रिएटिव कॉमन्स में जब आप बात करते हैं तो हम बताते हैं कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जब यूज करें तो इसके पैसे ना बनाएं, नॉन कमर्शियल NC, तो आप नॉन कमर्शियल में बनाएं, इसके पैसे ना बनाएं, राइट? तो आप एक अगर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और आप इस मटेरियल जो यूट्यूब वीडियो हो सकता है, एक नेशनल ज्योग्राफिक से आपने कोई मटेरियल उठा लिया, वो हो सकता है, कोई वर्कशीट हो सकती है जो आपने यूज कर लिया, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वो बिल्कुल आप नॉन कमर्शियल यूज करना है, तो आपको इससे पैसे नहीं मिलने चाहिए, राइट? तो इट इज नॉन कमर्शियल यूज। ऐसा हो सकता है कि वो बोलें कि आप नॉन डेरिवेटिव यूज करें, ND, ये सारी अंग्रेजी टर्म्स हैं क्योंकि अंग्रेज वेस्टर्न कंट्री से आई हैं और ये UN रिकग्नाइज्ड रिकग्निशंस हैं, लेकिन नॉन डेरिवेटिव बेसिकली होता है कि आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो अगर ये एक एंटरटेनमेंट वीडियो है तो आप इसे चेंज करके अडेप्ट करके एजुकेशन नहीं बना सकते, आप इसमें से जो एक श्रृंखला है सिर्फ वो उठा के आप दर्शा नहीं सकते, आपने पूरा दिखाना है। तो वो नॉन डेरिवेटिव ये है कि आप कोई उसका कुछ अलग नहीं कर सकते। हाँ, आर यू नॉट एबल टू हियर मी? No, we are able to hear, but if you can turn off your video, so आपकी voice बहुत clearly. It will be better. Yeah. Quality. Yeah. Okay. Yeah. Good now. Yeah, I think network might be a problem. I'll just join in from my mobile. 1 second. Is this better when I'm talking? Yes, it's better now. Okay. तो थैंक यू निखत। मैं बस कोशिश करूंगी कि तो नॉन डेरिवेटिव में आपको कोई चेंजेस, तब्दीलियां नहीं कर सकते। ये ऐसे वाली वीडियोस आपको YouTube में भी दिखेंगे जो एजुकेशन रिसोर्सेज जब यूज किए जाते हैं, तो कभी कभी हम में से कोई लोग जब बनाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाए, तो हम कहते हैं कि इसे CC बाय नॉन ND ऐसे कहते हैं। लेकिन ये सब जो है ये ओपन है, इसमें हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं है, इसमें हम ना ही पूछते हैं कि आपका डेटा क्या है, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करें। दूसरा एक होता है CC बाय SA, शेयर अलाइक, यानी कि अगर मैंने कुछ बनाया है जो मुझे शेयर करना है और मैं कहती हूँ कि आप कितने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए, इसका जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन इससे आप जो भी बनाएंगे वो भी उसी तरह खुला हो, फ्री हो, मुफ्त हो। तो खुला और मुफ्त दोनों रहना चाहिए कि आप उसे अपनी तरफ से आप उसे सडनली उसका लाइसेंस चेंज नहीं कर पाएंगे। और एक
बहुत ही ओपन लाइसेंस है CC by 4.0। इसकी बहुत सारी वर्जन्स बनी हैं। तो CC by 3.0 थी, 2.0 थी, 1.0 थी, तो 4.0 जो अभी लेटेस्ट वाली है, इसमें इसके हिसाब से आप कुछ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बस क्रेडिट देनी है, आपके बस बताना है कि आपने ये कहाँ से यूज किया है, आपने कहाँ से उठाया है कोई चीज, आपने बस उनको क्रेडिट देना है। तो फॉर इंस्टेंस जो भी हम इसमें कोर्सेज बनाते हैं, हम जो भी यूट्यूब में वीडियोस चलाते हैं, वो सारे मोस्टली जब पब्लिक फेसिंग वीडियोस हैं, वो सारे CC by 4.0 है। कि हम कह रहे हैं कि अगर हमने कोई मेहनत करके कुछ बनाया है तो प्लीज क्रेडिट दीजिएगा कि ये यहाँ से आपने उठाया। 5वां एक लाइसेंस है, आप अगर पिक्साबे जाएंगे, pixabay.com जाएंगे, आप विकीमीडिया, विकी की मीडिया एसेट्स हैं उसमें जाते हैं, आप ओपन सोर्स साउंड्स में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसी ऑडियोज मिलेंगे या पिक्चर्स मिलेंगे जो पब्लिक डोमेन CC 0 के हैं। वो CC 0 जो है पब्लिक डोमेन, उसमें आपको क्रेडिट तक किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की ही जरूरत नहीं है कि आपने कहाँ से ये उठाया। आप खुद यूज कर सकते हैं जहां से भी आप चाहें, जहां पे भी चाहें, जिस तरह से चाहें आप यूज कर सकते हैं। ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस में कैसे तब्दीलियां आती हैं, बिकॉज सम ऑफ दीज व्हाट आई एम टॉकिंग इज नॉट एजुकेशनल रिसोर्स। दीक्षा प्लेटफॉर्म में जब हम कुछ भी डालते हैं तो वो CC by 4.0 के हिसाब से रहता है कि आप किस तरह से भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपने क्रेडिट्स देनी है। लेकिन जब हम NCERT या SCERT के टेक्स्ट बुक्स को अपलोड करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा गया है नॉट टू बी यूज्ड, कॉपीराइट ऑफ, तो उसमें कॉपीराइट आता है। COVID-19 में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हट गई थी, लेकिन अभी वापस जब हम एक जो न्यू नॉर्मल है उसमें वापस जा रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग और भी लोग होंगे जो जुड़ेंगे और अपने कॉपीराइट की जो बात हो रही है उस पे हम थोड़ा अमल करेंगे, कि हम सोचेंगे कि कॉपीराइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कॉपीराइट में आपको आपकी क्रेडिट्स ही नहीं मिलती, आपकी जो इस्तेमाल की गई चीज है वो आपके परमिशन के बगैर कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे कि NCERT और SCERT के टेक्स्ट बुक्स को अगर मुझे 10% कहीं और छापना हो तो आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू राइट, मुझे परमिशन लेनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो कॉपीराइटेड है। अगर कोई वीडियो है जो कॉपीराइटेड है तो मुझे परमिशन लेनी चाहिए, ऐसा ही नहीं कि मैंने बस क्रेडिट्स दे दी, ये होना चाहिए कि मैं उन्हें लिखूं। तो जैसे कि अगर TED.com में मैं जाती हूँ और वहां पे कुछ वीडियोस हैं, तो हमने ये भी किया है कि हमने उन्हें लिखा है और पूछा है कि ये टॉक बाय दिस इंडियन इज वेरी गुड, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं हमारे कोर्स में, ये कोर्स चला रहे हैं और इस तरह से चला रहे हैं, क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमें कभी कभी कुछ कुछ वीडियोस के परमिशन देते हैं और कुछ कुछ वीडियोस के परमिशन नहीं देते हैं। तो उस हिसाब से हमें लिखना पड़ता है, पब्लिशर को लिखना पड़ता है। अगर हम कॉपीराइटेड बुक्स के बहुत सारा कोटेशन दे रहे हैं तो हमें उनसे कॉपीराइट की कोटेशंस देनी पड़ती हैं वगैरह। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में या हम ये कहते हैं कि एक कि क्या आप पेमेंट दे रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिसे आपको पेमेंट करना होता है। दूसरा, क्या वो आपका डेटा ले रहा है। तीसरा, क्या उसके जो यूजेस हैं, जो यूज क्लॉज है, क्या उसमें कोई पाबंदी है। तो अगर ये तीनों नहीं है तो वो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल एजुकेशनल और एजुकेशन के रिसोर्सेज की उसमें आती हैं, तो फिर वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कहलाया जाता है। आज के जमाने में मोबाइल टेक्नोलॉजी में OER की बहुत कम उपलब्धि है। OER ज्यादा से ज्यादा अधिकतर हमें कंप्यूटर्स के लिए मिलते हैं, फेट सिमुलेशंस वगैरह ब्राउजर बेस्ड रहते हैं।
तो इस पे काम चल रहा है, और भी काम चाहिए। और ये एक डिस्कवरी है। तो हमने इस कोर्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया है कि आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं जो फ्री हो, स्मॉल एफ के साथ, जैसे कि आपको मुफ्त में मिले, लेकिन ये जरूरी ना हो कि वो खुला हो, जैसे कि आपसे आपसे डेटा ना मांगा जाए, या आपको रजिस्टर ना करना पड़े, या आप तीन चार डिवाइसेस में यूज कर ऐसा कुछ ना हो। जियोजीब्रा आपको जब आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी जाके कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैनवा यूज करना है तो आपको रजिस्टर करना होगा, तो वो आपकी एक डेटा पॉइंट आपका जा रहा है वहां पे। तो दैट इज वन पॉइंट ऑफ एजुकेशन रिसोर्स। So many of the courses, and you will have to see this. क्या आपके सवाल का मैं कोई जवाब दे पाई मुझे नहीं पता अंजलि जी, लेकिन ये मेरी तरफ से कोशिश थी। नहीं मैडम, मुझे काफी चीजें क्लियर हुई और थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया मैम। मतलब मैडम मैं जैसे यूट्यूब है हाँ ये जी, फिर किस में आएगा, ये एक तरह यूट्यूब का? का जो यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस आप देख पाएंगे, मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आपको हर यूट्यूब में एक यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस भी आता है, और यू नो क्रिएटिव कॉमन्स भी आप इसमें देख पाएंगे। तो मैं कोई भी एक वीडियो ओपन करती हूँ। I'll just share the screen. हाँ, तो इसमें अगर आप यहाँ पे 3 डॉट्स हैं आप देख पाएंगे, तो जनरली आपको किसी भी YouTube वीडियो में ये 3 डॉट्स पे अगर आप देखेंगे तो इसको शो ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट वगैरह देख पाएंगे। लेकिन एक और चीज रहती है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे कॉमन, मतलब आर दे गोइंग टू बी इन कॉमन लाइक्स, और इज इट अंडर क्रिएटिव लाइसेंस वगैरह। तो आप अगर इसमें डिस्क्रिप्शन में देखें, इसमें कभी भी क्लिक करें तो आपको बहुत सारी बार लाइसेंस दिखेगी। तो जी। इसमें आपको बताया जाता है कि रीयूज अलाउड है, आप कैसे भी रीयूज कर सकते हैं। हमने जो यूज किया है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस यूज किया है। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में ये बताया जाता है कि आप ये लिंक दे सकते हैं। स्टैंडर्ड यूट्यूब का जो लाइसेंस रहता है, अगर आप कुछ भी सर्च करें तो फॉर इंस्टेंस मैं बस आई कांट रिमेम्बर एनीथिंग, तो मैं आशिकी 2 सॉन्ग्स कर रही हूँ। बट अगर आप, मैं ये जस्ट एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर मैं ये बताऊं, तो यहाँ पे अगर मैं शो मोर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको जनरली लाइसेंस की जो सीरीज मिलेंगी वो लाइसेंस्ड बाय यूट्यूब है। यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने ये कहा है कि ये एक पर्टिकुलर लाइसेंस में रहा है ना, यूपीएमजी के पब्लिशिंग का है। तो दैट टेल्स यू कि अगर आप ये यूज कहीं और करना चाहें तो आपको इनको लिखना पड़ेगा। तो अगर हम ये यूज करना चाहते हैं तो हमें इन्हें लिखना पड़ता है। वी विल फाइंड आउट हु दे आर एंड हाँ देन वी मैम। विल डू इट। हाँ मैम, तो जैसे हम वैसे लोगों ने तो जैसे हाँ अपने कॉलेज के फंक्शन में ना कोई म्यूजिक लिया था और उस पे हाँ, माइम और किया उसमें तो फिर हमारा वो माइम तो YouTube अपलोड बताता हुआ। है कि हाँ कॉपीराइटेड है। हाँ हाँ। जी, और नहीं मैम, और वो जो म्यूजिक वहां पे वो म्यूट हो गया था, वो बैकग्राउंड बिल्कुल। म्यूजिक म्यूट था। हाँ, हमारा वो माइम तो चल रहा था, लेकिन यूट्यूब पे जब हमने अपलोड किया था ऐसा हो रहा था, वो इसीलिए हो नहीं, रहा था। क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि YouTube खुद बताता है। YouTube जब आप YouTube में अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो कॉपीराइटेड और फ्री में डिफरेंशिएट करता है, और कहता है कि ये कॉपीराइटेड है, और आपके पास चॉइस जी। रहती है कि आप इसे म्यूट करके या उसको एडिट करके आप अपलोड करें, या फिर आप उसे पब्लिश ना कर पाए। तो हम जनरली पब्लिश कर देते हैं और वो एडिट हो जाता है अपने हिसाब से कि म्यूट हो गया या थिंग। सो आप अगर ओल्ड इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स लेते हैं तो वो यूज नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड। सो आई जस्ट शोड यू कि वो लाइसेंस आपको वो डिस्क्रिप्शन में दिख जाता है, यस मैम, यस। so you will be able मैम, to use it। हर थैंक यू कहीं मैम। आप वेबसाइट में भी अगर आप जाएं तो आपको वो जनरली आजकल लाइसेंस दिखता है। कॉपीराइट का साइन होगा तो कॉपीराइटेड है,
और उसमें भी अबाउट अस, टर्म्स ऑफ यूज में क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें बहुत सारी पाबंदियां हैं। फॉर इंस्टेंस हम एक कोशिश कर रहे हैं NIOS को बताने की कि आप प्लीज टर्म्स ऑफ यूज को बदलिए, क्योंकि वो टर्म्स ऑफ यूज पुराने जमाने के हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बताएं कि आप प्लीज उसे OER बनाइए, कि क्रिएटिव कॉमन रीयूज अलाउड बताइए, क्योंकि अगर आप उनके खुद के साइट में जाके टर्म्स ऑफ यूज पे क्लिक करें तो उसमें लिखा गया है कि विदाउट परमिशन यू कांट रीयूज इट। तो दोज आर कंडीशंस। बट ये अगर पब्लिशिंग एजुकेशन में अगर आप प्राइवेटली यूज कर रहे हैं, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड फेयर यूज लाइसेंस, कि कोई भी टीचर किसी भी बुक, और हम में से हर किसी ने किया है, आप कोई भी बुक जो कॉपीराइटेड है, कोई फिल्म है, आप दिखा सकते हैं अपने क्लास में। तो मैं जब एक टीचर थी, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, तो मैंने इंग्लिश मुझे दिखाना था, तो आई रोट टू द डायरेक्टर गौरी एंड आई आस्क्ड कि मैं परमिशन लेना चाहती हूँ ये दिखाने के लिए। तो उसने कहा कि तुम्हारे क्लास में दिखा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला भाई मैं क्लास में दिखा रही हूँ, लेकिन क्या मैं ये अपने कोर्स में यूज कर सकती हूँ? तो आई वांट दैट। 2 क्लिप्स हैं जहाँ पे इंग्लिश कैसे सीखा जा रहा है, वो प्रक्रिया बताई जा रही है। अच्छा, तो मुझे उसका ऑनलाइन चाहिए। ऑनलाइन कोर्स में होगा इसलिए ऑनलाइन कोर्स नहीं था वो, एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए कोर्स था, तो उस कोर्स के लिए मुझे यूज करना था, तो मैंने उसके लिए परमिशन मांगी थी। तो उन्होंने मैंने कुछ 10 मिनट का क्लिप मांगा था, उन्होंने मुझे 1.5 मिनट क्लिप की परमिशन दी थी। तो उस हिसाब से तो आप कभी पूछ भी लेते हैं तो वो दे भी देते हैं, एंड दिस इज कमर्शियल वीडियोस ऑब्वियसली, लेकिन वो पूछ भी लेते हैं। लेकिन ये आपको करना पड़ता है अगर आप, क्योंकि हम जब भी मटेरियल डेवलप करते हैं तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है पब्लिशिंग वगैरह में, वरना वो लीगल केस हो सकता है। तो इस यस तरह मैम। से। लेकिन आप क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फेयर यूज लाइसेंस के हिसाब से कहा जाता है, जहाँ पे टीचर्स पे कभी मतलब केस ऐसे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद की टेक्स्ट बुक वगैरह कुछ बना रहे हैं तो देन यू विल हैव टू बी कॉन्शियस। राइट मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ऑलराइट, इस पे और अगर कोई और सवाल नहीं है तो आज के लिए हम ये समाप्त करते हैं। और भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछिए। आज जो मैंने बताया वो एक वीडियो के तौर पे भी है, सेशन 2 असाइनमेंट के बाद है, लेकिन हम और भी इस पे विमर्श कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऑलराइट, निखत, ओवर टू यू। थैंक यू मैम एंड थैंक यू ऑल। ये हमारा आज का लास्ट सेशन था ना, वेबिनार था, राइट? और तो बिल्कुल आप ये भी बता सकते हैं कि जितने भी हमने वेबिनार की है उनका अगर कोई सुझाव हो या फिर कोई भी फीडबैक है तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हम अगले हफ्ते वो वेबिनार कर सकते हैं। अगर डाउट्स हैं तो आप जरूर पूछिए और बताइए कि वेबिनार चाहिए। जी, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है या फिर किसी विषय के रिगार्डिंग आपको कुछ वेबिनार चाहिए तो आप वो हमको ग्रुप में बता सकते हैं, हम उनपे आगे अगले हफ्ते भी हम वेबिनार करेंगे। तो थैंक यू ऑल। और बहुत अच्छा लगता है कि आप भी अपना नॉलेज शेयर करते हैं और हम भी आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू ऑल। और मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू श्वेता, सान एंड अनुषा। Thank you.